हेलो स्टूडेंट्स, आज यानी कि 12 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में बीएससीबी 12th कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का जो अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस अकाउंटेंसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हंड्रेड्स हैं उसका आंसर हम यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई विहेग हो ऐसा, तो वो मिला लें और कंफर्म हो जाएं कि हमारा ऑब्जेक्टिव का परफॉर्मेंस क्या है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना विलंब किए हुए, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव्स को हम टच करेंगे, इसलिए हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग बारीकी से इसका कंसंट्रेट होकर के अध्ययन करो, स्टडी करो। ओके, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, हमने सेट 1 लिया है, हमने सेक्शन ए का लिया है और भी बहुत सारे सेट्स हैं क्वेश्चन के, लेकिन अल्टरनेटिवली आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। तो हम सेट ए का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले। आप किसी भी सेट, आपका क्वेश्चन किसी भी सेट का हो, आप मिला लेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटेंसी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये दिया है आपके सामने में, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, फर्स्ट क्वेश्चन है। जो कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए रहते हैं, इसीलिए हम इंग्लिश ज़्यादा इसमें स्पीकिंग करेंगे और आपके सामने हिंदी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप मिला सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए, तो ऑब्वियसली ये रियल अकाउंट है, इसका कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और क्यों है इतना नहीं बताएंगे, क्योंकि हम यहां भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने आए हैं और डिटेल बताना बात की बात है। आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, हम बताएंगे आपको। फिलहाल ओनली एंड ओनली यहां पे आंसर बताएंगे और प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां दिया है सेकंड क्वेश्चन, कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। दैट मींस आय व्यय खाता नॉमिनल अकाउंट है, इस बात से आप कंफर्म हो जाएं। थर्ड क्वेश्चन यहां दिया है वसीयत को मानना चाहिए, दैट मींस लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। यहां थोड़ा सा स्टूडेंट को फंसाने के लिए यहां पे 2 ऑप्शन सेम दे दिया है। अगर आप अपने बुक को स्टडी करोगे तो उसमें किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि लीगेसी को हम लोग लायबिलिटी भी मानते हैं और लीगेसी को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट भी मानते हैं। तो यहां पे दोनों ऑप्शन दे दिया है, तो अगर लायबिलिटी और कैपिटल रिसिप्ट दोनों दे दिया है तो हम लोग लायबिलिटी को ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये लायबिलिटी, हम लोग लायबिलिटी ही ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, खैर चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, मतलब पार्टनर का फर्म के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन होता है, तो दिया है एन ऑनर एजेंट, ऑनर एंड एजेंट, तो ऑनर एंड एजेंट दोनों होगा, तो सी नंबर ऑप्शन आपका ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिया है 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस टू फॉर्म फ्रॉम अ पार्टनरशिप, दैट मीन्स पार्टनरशिप का मिनिमम कितने पर्सन होना चाहिए, मतलब पार्टनर कितने मिनिमम होना चाहिए, तो कम से कम 2 होना चाहिए। ये भी आप कंफर्म लो, बहुत इजी है, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग इज, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग इनकम होता है, बहुत ही इजी है और बड़ा ही कॉमन चीज है। नेक्स्ट चलते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन विच ईयर वाज द पार्टनरशिप एक्ट पास, तो 1932, ये तो ऑब्वियसली क्लियर है, 1932 में ये एक्ट पास हुआ, तब से हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के तहत बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हिंदी में दिया है ख्याति है, तो ख्याति क्या है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। इंग्लिश में आपको हम बता रहे हैं यहां पे, ये क्वेश्चन था स्लाइड नंबर 3। हाँ, गुडविल इज, कहता है गुडविल क्या है, तो गुडविल ऑब्वियसली इंटेंजिबल एसेट्स होगा, जैसा कि हिंदी में आपको बताए हैं, अमूर्त संपत्ति। अमूर्त मतलब जो दिखाई ना पड़े, तो गुडविल दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी पार्टनर है जो 3:1 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर, दैट मीन्स न्यू पार्टनर। ओके, बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर, तो न्यू रेशियो विल बी, तो न्यू रेशियो क्या होगा, हम यहां पे एक्चुअली सॉल्व भी कर दिए हैं। यहां पे आपका आंसर होगा 9:3:4, तो 9:3:4 दैट मीन्स सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हमने यहां पे सॉल्व भी किया है, आप यहां देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर के एडमिशन लेने पर क्या होता है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड,
क्या पुराना फर्म डिसॉल्व खत्म हो जाता है ना? ऐसा नहीं है, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब पुराना जो फर्म है वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, फिर से पुनर्गठन होता है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सी और डी पे जाना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, नया पार्टनर के द्वारा जब भी गुडविल कैश के रूप में लाया जाता है तो उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, ऑब्वियसली ये भी आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, स्लाइड नंबर दैट मीन्स 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? तो रियल अकाउंट नहीं, नॉमिनल अकाउंट यस, पर्सनल अकाउंट नो, एसेट्स अकाउंट नो, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस में आता है, इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज, फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो कमी होता है उसको हम लोग लॉस मानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज बोर्न बाय, दैट मीन्स किसी पार्टनर के एडमिशन के टाइम में जो प्रॉफिट या लॉस होता है एसेट्स पे, एसेट्स को हम लोग रियलाइज करते हैं, वैल्यू कम या ज्यादा होता है तो लॉस हुआ, वो सभी वो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उस ओल्ड पार्टनर्स का ही वो लॉस होगा। तो नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 14 में। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है यहां पे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहां पे दे रहे हैं कि ए और बी जो रह गया वो फ्यूचर में 2:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे आपको यहां बताने जा रहा हूं, आप इसको फोकस करके ध्यान से थोड़ा देखना कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन दिया ए और बी जिसके जो पार्टनर है वो अपना भविष्य में प्रॉफिट को शेयर करेंगे 2:1 में, लेकिन प्रेजेंट में क्या है वो मालूम नहीं है, और सी को 1/4 शेयर दे रहे हैं, तो 1/4 शेयर देने के बाद बचेगा कितना उसको ये दोनों बांटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना। ए और बी जो ओल्ड पार्टनर हैं सी को एडमिट कर रहे हैं 1/3 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? रिमेन शेयर्स, प्रॉफिट के रिमेन शेयर्स कितने बचेंगे? तो 1 में से 1/3 माइनस कर लेंगे। यहां 1 में से अगर 1/3 आप माइनस करते हो तो यहां 2/3 होगा। ये जो रिमेनिंग बचा इसमें किसका हिस्सा होगा? तो ए और बी का, ये दोनों का हिस्सा होगा। अब ए और बी इस रिमेनिंग को फ्यूचर में 2:1 में शेयर करेंगे, देयरफॉर ए का एज न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का शेयर न्यू करने के लिए आपको करना क्या होगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए आप 2:1 में बांट रहे हैं दोनों फ्यूचर में, तो यहां भी 2/3 कर लो, तो यहां 4/9 हो जाएगा ए का नया। फिर बी का नया कितना होगा? तो बीज न्यू शेयर के लिए जस्ट लाइक ऐसा ही करना है, 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय यहां 1/3 होगा, चूंकि यहां 1/2:1 है तो 1/3 हो जाएगा किसका? बी का। तो यहां हो जाएगा 2/9, यहां 4/9 जो है ए का है न्यू, 2/9 जो है बी का है न्यू, और सी का ऑलरेडी आप देख रहे हो कि वो पा रहे हैं कितना? 1/3। तो आपको निकालना क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का दैट मींस फॉर्मूला क्या होता है? एसआर बराबर, एसआर इक्वल टू फॉर्मूला होता है OR माइनस NR। आपको पता चल रहा है कि OR मतलब होता है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इनके क्या है? तो ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, अगर पार्टनरशिप फर्म है या अगर ऐसा कोई ओल्ड रेशियो के बारे में कुछ नहीं पता है, इसका मतलब वो प्रॉफिट को बराबर बराबर शेयर करते होंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत अगर पार्टनरशिप में ऐसा डीड में नहीं लिखा है कि प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करेंगे, तो वो इक्वल रेशियो में शेयर करते होंगे। तो ओल्ड रेशियो इक्वल होगा, दैट मीन्स 1/2 होगा। तो 1/2 में से हम माइनस कर लेंगे कितना? 4/9। तो 4/9 अगर माइनस करेंगे तो इनको कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 18 और 9 में से 4 माइनस हो तो 5, तो 5/, दैट मीन्स यहां हो गया आपका 5/9। ओके, 5/9 और 18 होगा, 2 और 9 का एलसीएम होता है 18 होगा, और 2 9 में से 4 ये 5, तो यहां 5/18 आपके सामने में है।
ये जो है सेक्रीफाइस किया इतना। उसके बाद बी का भी आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी का सेक्रीफाइस करने के लिए इसके भी ओल्ड 1/2 है, हाफ है, और इनमें से हम माइनस कर लेंगे क्या चीज, इसका न्यू क्या है 2/9। तो यहां 2/9 माइनस करते हैं तो यहां हो जाएंगे ऐसे ही 18 यहां हो गया, और यहां 9 में से 2 गया 7, यहां 9 तो 4 गया तो 5 कितना हो, 2 से 2 9 या 9 माइनस 4, यहां हुआ 5/18, और यहां जो है मिस हो गया है, यहां आपके एलसीएम हुए 18 और 2 9 में से यहां माइनस होगा 8, तो यहां हो गया 1/18। तो ए का सेक्रीफाइस 1/18 और बी का सेक्रीफाइस 5/18। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बीच, एस आर बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू, देख रहे हो आप 1/18 दैट मीन्स 1 और 5/18 दैट मीन्स 5। तो 1:5 जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ऑलरेडी आपको लगा हुआ है। ये सॉल्व करके आपको हम कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बताए हैं, वरना ये तो को पता ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। नेक्स्ट जो होगा 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है जी, तो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। दिया है द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहां पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गेनिंग रेशियो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गेनिंग रेशियो मीन्स, ये भी फॉर्मूला है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन नंबर बी 17 का। 18 में चलते हैं, कह रहा है गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं उनको जो गुडविल देते हैं तो किस रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। वैसे हम लोग किस रेशियो में देते हैं, जिस रेशियो में गेन करते हैं। तो यहां गेनिंग रेशियो दिया नहीं है, गेनिंग रेशियो कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो, न्यू रेशियो दिया है। गेनिंग रेशियो ऑप्शन नहीं है तो हम लोग ओल्ड रेशियो मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 18 में। 19 में कह रहा है, यहां पे क्या कर रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 1/4, 3/10, 9/20। द न्यू रेशियो ऑन द रिटायरिंग ऑफ सी विल बी। तो सी के रिटायर करने के बाद न्यू रेशियो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। अगर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर कुछ अन्यथा कुछ बातें नहीं कही गई है तो रिटायरिंग पार्टनर का रिटायर करने के बाद ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही फ्यूचर में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा। दैट मीन्स ये ए और बी का जो रेशियो है वही उनका ओल्ड रेशियो होगा, न्यू रेशियो भी होगा, और वो 5 और 6 होगा। ये 5 और 6 क्या होगा, कैसे होगा, हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहां 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे होगा, देखो ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर के ओल्ड रेशियो दैट मीन्स ओ आर ओल्ड रेशियो दे दिया है 1/4, 3/10 और 9/20। तो कैसे पता करोगे किसका क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और डिफरेंट है। तो पता करने के लिए आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो। 4, 10 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 20, फिर 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 20, फिर 9/20 मल्टीप्लाइड बाय 20। सबको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, यहां 5 आएगा। ये हुआ आपका 5, यहां था 1/4, कहां गया 1/4। तो यहां 1/4 था, मल्टीप्लाइड किए थे 20 से, काट करके यहां आया था 5, यहां आया 2, 3 6, यहां आएगा 1 9। दैट मीन्स यहां आएगा 5 और 3 2 6 और यहां 9। तो 5 6 9 आता है। तो ये तो जा रहे हैं, ये सी का है तो सी तो जा रहे हैं, तो इसीलिए इनका जो होगा 5 और 6 होगा, ये जो आपको लगा हुआ है। तो यही हुआ आप इनका दैट इज पार्ट रिटायरमेंट ऑफ सिल्वी एक मिनट द न्यू रेशियो। दैट मीन्स नया रेशियो जो होगा ए और बी के बीच 5 और 6 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया यहां पे
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो माने लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकालते हैं? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज पार्टनर इज पेड टू हिज। जो पार्टनर डेथ कर जाते हैं तो उनके एग्जीक्यूटर को हम लोग अमाउंट पेड करते हैं, ये बात क्लियर है। तो 21 का डी। 22 में कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, किस टाइम में? तो ऑल ऑफ दिस के टाइम में, मतलब एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 22 में डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 23 में चलते हैं, क्या कहता है? रिलेशन अकाउंट इज और। रिलेशन अकाउंट क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका भी रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस में आता है। तो 23 का ए। 24 पे चलते हैं। 24 का रहा है फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो वसूली व्यय। बहुत ही आसान है। 24 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है आपके सामने, कह रहा है यहां पे क्वेश्चन नंबर 24, एक्सपेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज। तो फर्म के डिसोल्यूशन पे जो एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो जब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस नाम नहीं दिया है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होगा, बहुत क्लियर है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड टू। किसी फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, पार्टनर को ही दिया जाएगा। यहां तो और कुछ है नहीं, क्योंकि पार्टनर्स जो मान लो डिसीज हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, तब उनके वाइफ को या उनके एग्जीक्यूटर को दिए जाते हैं। लेकिन यहां तो डिसीज की बात नहीं है, यहां तो फर्म का डिसोल्यूशन है, तो पार्टनर्स को ही पर्सनली दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि लीगल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन व्हिच साइड ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस। तो लीगल एक्सपेंसेस जो प्रोसेस हुआ, जो प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस होता है डिसोल्यूशन पे, तो वो डेबिट में ही जाएगा, रिलेशन अकाउंट के डेबिट में ही लिखा जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 में कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द रिलेशन अकाउंट। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स अकाउंट को बंद करने के लिए एंट्री करते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इसीलिए इसके डेबिट साइड में ही लिखे जाएंगे। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 28 पे चलते हैं, कहता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इज व्हिच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। तो किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंसी होने पर कंपनी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है, दैट मींस कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। तो यहां कंपलसरी पे आएंगे, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहां पे आपके सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट में कौन सा ट्रांसफर नहीं करते हैं? तो बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व भी ट्रांसफर नहीं होता है, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाता है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं, आगे दिया है एक्सपेंसेस ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ और द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। तो आपको ये फार्मूला पूछ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो किसी भी नॉमिनल अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन यही सही होगा, ए नंबर सही होगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद दिया है आगे संयुक्त पूंजी कंपनी, मतलब अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्या होता है? एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेचुरल पर्सन होगा ही नहीं, क्योंकि ये आदमी औरत नहीं है। जनरल पर्सन होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस गलत है। तो इसीलिए क्या होगा? एन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि इसको इंसान नहीं, लॉ नहीं बनाया है, लीगल पर्सन है, क्योंकि कानून के द्वारा बनाया गया है। इसीलिए 31 का भी क्या होगा? तो 31 का भी यही ऑप्शन, दैट मींस एन आर्टिफिशियल पर्सन ही होगा, लीगल पर्सन होगा। आगे चलते हैं, आगे दिया है 32 में इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी का ओरिजिनल मालिक होता है, तो ऑनर ऑफ द कंपनी। तो इसका ऑनर क्या होगा? यही होगा, नंबर बी ऑप्शन सही होगा। किसका? 32 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हिंदी में दिया है, आप देख सकते हो। आगे हम चलेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन को इंग्लिश में टॉक करते हैं। यहां पे दिया है कि द लायबिलिटी, 33 में लायबिलिटी कहता है यहां पे, हाँ, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज, मतलब किसी भी कंपनी में उसके मेंबर्स होते हैं, उनके लायबिलिटी माने दायित्व क्या होते हैं? तो लिमिटेड होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होंगे, लेकिन कंपनी में लिमिटेड होंगे, ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स भी होते हैं। ये तो हर बच्चा को पता होगा या हर बच्ची को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कंपनी के फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो 200 ही होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। दिया हुआ है यहां पे, कह रहा है कि शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी। तो शेयर होल्डर डिविडेंड पाते हैं, डिविडेंड मींस लाभांश, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका आंसर कंफर्म होकर जान लो आप, या डिविडेंड मिलेंगे। कमीशन कौन लगा दिया, गलत है, डिविडेंड होगा। शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी डिविडेंड, 100% ये डिविडेंड ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है यहां पे 36 कह रहा है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, मतलब किसी भी अकाउंट के कोई भी एक नेचर हो सकते हैं। अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो यहां पे नेचर पूछ रहा है अकाउंट का, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट चूंकि पर्सन से रिलेटेड है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, इसीलिए हम लोग पर्सनल अकाउंट इसको मानते हैं। तो इसका आंसर जो होगा पर्सनल अकाउंट होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। किसका, तो क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 में चलते हैं। क्या कर रहा है कि ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स प्रीमियम इज, किसी भी शेयर के इशू करने पर हमको जो प्रीमियम आता है तो वो कैपिटल गेन हुआ, दैट मींस वो कैपिटल गेन होगा। और कैपिटल, ये इसका आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 38 में। क्या कर रहा है 38 कहता है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज, शेयर कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट का मतलब यह हुआ कि कंपनी के पास जो पैसे आ चुके हैं शेयर इशू करके, जो मिल चुके हैं, पॉकेट में आ गया, तो उसे कहते हैं एक्चुअल। तो वही होता है पेड अप कैपिटल। तो इसका आंसर जो होगा आपका पेड अप कैपिटल होगा। इसका आंसर क्या होगा, पेड अप कैपिटल। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन सही हुआ। 39 कह रहा है कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, तो जब भी कभी हम शेयर का फॉरफीचर करते हैं तो ये पेड अप कैपिटल रिडक्शन हो जाता है, मैंने पेड अप कैपिटल कम हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि डिवेंचर इज, डिवेंचर क्या है, तो सर्टिफिकेट ऑफ लोन है। क्योंकि डिवेंचर को हम लोग हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं। ऋण माने कर्ज, लोन होता है, और पत्र माने अप्रूव होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट ऑफ लोन होगा। तो इसका आंसर आपके सामने ए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के ऑनर नहीं, कस्टमर नहीं, क्रेडिटर्स यस। तो कंपनी के क्रेडिटर्स हुए ये, दैट मींस लेनदार, जो पैसे लेने वाले हैं, जो लोन दिया वो तो पैसे लेगा ही, इसीलिए क्रेडिटर्स हुआ कंपनी का। तो ऑप्शन नंबर सी 41 का। 42 में चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋण पत्रधारी को मिलता है, ऋण पत्रधारी दैट मींस डिवेंचर होल्डर, हिंदी में दिया है आप देख सकते हो, वैसे इनको ब्याज मिलता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आते हैं इंग्लिश में। दिया हुआ है इसके सामने, आपके सामने यहां पे क्वेश्चन नंबर 42 का डिवेंचर्स होल्डर रिसीव्स, मतलब ये बोल रहा है कि ऋण पत्रधारी क्या पाते हैं, ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है, तो इनको इंटरेस्ट मिलता है। चूंकि वो ऋण दिए हैं तो ऋण पर, लोन पर तो इंटरेस्ट मिलता है। तो वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 42 में। 43 में कह रहा है क्या कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज, किसी भी डिवेंचर को हम लोग रिडम्पशन करते हैं, दैट मींस समय पूरा होने पर, मैच्योरिटी होने पर उसको हम पेमेंट करते हैं, पैसा रिटर्न करते हैं, कंपनी रिटर्न करती है। तो वो रिडम्पशन से पहले प्रीमियम का जो हिसाब किताब होता है वो लायबिलिटी की तरह होता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो लायबिलिटी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 43 में। 44 क्या कर रहा है, 44 कह रहा है आपके सामने दिया हुआ है कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेम ऑफ द पर्सनल अकाउंट। ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि किसी पर्सन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा किसका, तो 44 का। 45 में चलते हैं। क्या कर रहा है कि एन एनुअल रिपोर्ट इज इश्यूड बाय कंपनी टू इट्स, कंपनी जो एनुअल रिपोर्ट से इशू करती है, देती है, तो किसको देती है, डायरेक्टर थोड़ी देगी, क्योंकि डायरेक्टर तो खुद ही एनुअल रिपोर्ट दे रही है। ओके, किसको देती है, तो ऑथर्स को। ऑथर्स तो कंपनी में कोई सवाल ही नहीं उठता है, शेयर होल्डर को देती होगी, तो शेयर होल्डर ही होगा। मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं है, मैनेजमेंट खुद डायरेक्टर होता है। तो मैनेजमेंट और डायरेक्टर सेम सेंस हुआ, तो यहां दोनों में से दोनों होगा ही नहीं, तो शेयर होल्डर होगा। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा आपका ये सी नंबर होगा, शेयर होल्डर होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस भी गए थे, तो शेयर होल्डर इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है,
46 में दिया है आपका कि बैलेंस शीट इज अ एन, क्या है? स्टेटमेंट है। बहुत, ये तो 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा वो 100 एंड 101% आप ए में फोकस कर, ए में लगा सकते हो। ये स्टेटमेंट है, ना कि एक अकाउंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है? थोड़ा सा स्क्रीन, थोड़ा सा फोटो लेने में थोड़ा सा वो हो गया, हम आपको बोल देते हैं। 47 में है ये कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंक्लूड हम लोग स्टेटमेंट में एनालिसिस करते हैं, तो उस एनालिसिस में से क्या होता है, हम लोग उस स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं किस किस चीज के लिए। इंटरप्रिटेशन जो करते हैं उसमें क्या क्या होता है? तो क्रिटिसिज्म होता है, ये सही है। कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी होता है, ये भी सही है। ड्राइंग कंक्लूजन, ये भी, दैट मींस उस निष्कर्ष निकालते हैं, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज होगा। दैट मींस 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहां पे हम क्वेश्चन, आपको ध्यान रहे कि हम क्वेश्चन नंबर जो बोल रहे हैं ये सेट ए का है, क्वेश्चन सेट ए का है। जरूरी नहीं कि इसका क्वेश्चन नंबर जो है वही सेम क्वेश्चन आपका भी होगा, आपको मिलाना होगा। तो हम यहां पे क्वेश्चन के साथ बता रहे हैं आपको। 47 में दिया है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्या? तो ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस में क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, ड्राइंग कंक्लूजन, ये सारे होंगे। ओके, ऑल ऑफ दिस होगा। चलते हैं 48 में। 48 में क्या कर रहा है? 48 में कर रहा है, आपके सामने ये दिया हुआ है कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये तो आपको सूत्र पूछ रहा था, सूत्र फार्मूला पूछ रहा है आपके सामने। फार्मूला है, आप पढ़े होंगे, रेशियो एनालिसिस से पूछ दिया है। फार्मूला है यहाँ पे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। दैट मीन्स जीपी इक्वल टू होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग माइनस कर देते हैं तो यही निकल जाता है क्या चीज? यही आपका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे आपके ऑप्शन सी नंबर होंगे 48 नंबर में। चलते हैं 49 में। कहता है इन अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू, किसके इक्वल? तो 100। तो 100 हम लोग बेस के रूप में लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 में सी मतलब 100 होगा। 50 पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। लिक्विड एसेट्स में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? तो स्टॉक, सीधा का सीधा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल लिक्विड है, डेटर्स लिक्विड है, बैंक बैलेंस लिक्विड है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑब्वियसली आप स्टॉक में लगा सकते हो। स्टॉक लिक्विड एसेट्स नहीं है। 51 क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श चालू अनुपात है। आदर्श चालू अनुपात क्या है? तो आप जी पे रटे हुए रखे होंगे 2:1 है, कोई शक नहीं। 2:1 ही आदर्श चालू अनुपात है, आपको मालूम होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर जो होगा डी होगा। 2:1 में आप बेशक लगा सकते हो 51 का। 52 में चलते हैं। कहता है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, फिर से आया। कहता है लिक्विड एसेट्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? क्या आता है इसमें? तो डेटर्स, हाँ, बिल्स रिसीवेबल, हाँ, बैंक बैलेंस, हाँ जी। तो ऑल ऑफ दिस तो सब होगा। तो ऑल ऑफ दिस, दैट मींस 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही होगा। तो ये हुआ इसका डी, ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर। 53 में क्या कर रहा है कि इफ करंट रेशियो इज 2:5 एंड करंट लायबिलिटीज आर 25,000 देन करंट एसेट्स आर। तो करंट एसेट्स कितना होगा इसको आपको निकालना होगा। यहां पे 2:5 तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि इफ करंट रेशियो इज 2:5, तो आपको पता है यहां पे क्वेश्चन नंबर 25 को, दैट मीन्स 53 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 53 यहां पे कह रहा है कि आपको करंट रेशियो, तो करंट रेशियो दैट मींस सीआर बराबर फार्मूला आपका होता है CA आप डिवाइडेड बाय CL। CA दैट मींस करंट एसेट्स और CL दैट मींस करंट लायबिलिटीज। तो यहां पे आपके सामने दिया हुआ है करंट रेशियो 2:5, तो 2:5 इज इक्वल टू CA तो पता है नहीं, CA को सपोज करते हैं CA ही एज्यूम करते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यहां 25,000 दिया है तो ऑब्वियसली आप CA को 5 से मल्टीप्लाई करो, दैट मींस CA इज इक्वल टू हो जाएगा 25,000 यहां था, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 50,000 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो 10,000 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट्स 10,000 होगा। तो यहां
सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 53 में सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो 10,000 रुपीज होगा। ओके, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके सामने यहाँ पे 54 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कौन सा है? तो लैंड नहीं है, ये तो फिक्स है। स्टॉक नहीं, ये भी नहीं है। बिल्डिंग, ये भी नहीं है। डेटर्स होगा। तो ये ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा डेटर्स होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कर रहा है, यहां पे कह रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो किससे? तो AS3 से। पता होना चाहिए आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत बनाए जाते हैं और न्यू इंडियन AS जो है 7 के तहत बनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा AS3, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दैट मीन्स ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, बिना शक के आप इसको लगा सकते हो। ए ऑप्शन मतलब AS3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 56 में क्या कर रहा है, 56 में कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके बेस पे होता है? तो कैश बेसिस पे। दैट मीन्स हम लोग ओनली कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही आइटम इंक्लूड करते हैं जो नकद में होता है, जो कैश में होता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि कैश सेल्स इज, कैश सेल्स क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यस, ऑपरेटिंग होगा। कुछ बच्चे ऐसे इसको गलत भी, मतलब कुछ गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आए हैं, कोई इन्वेस्टिंग दे दिए, कोई फाइनेंसिंग दे दिए, तो ये नहीं होगा। सीधे सीधे अगर कैश सेल्स दिया हो इसका मतलब आप गुड्स को कैश सेल्स कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को भेग में रखने के लिए, कुछ भ्रम में रखने के लिए ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है। एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कैश सेल्स ऑफ गुड्स या स्टॉक या फिर फिक्स्ड मशीनरी या कुछ भी, ऐसा नहीं है। तो जब सीधा का सीधा कैश सेल्स दिया हो तो आप समझ जाना कि ये जो है कह रहा है कि गुड्स को कैश सेल्स किया। जब हम गुड्स को कैश सेल्स करते हैं तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। तो यहां इसका ऑप्शन जो होगा ए नंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, 58 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश। कैश का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? तो इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स इंक्रीज होते हैं तो कैश का एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि यहां पे हम डेटर्स दैट मीन्स कुछ रोकर देते हैं, कैश हम लोग देते हैं चला जाता है तब हमारा डेटर बनता है। या तो गुड्स ही हम किसी को क्रेडिट में सेल कर देते हैं तो वो भी हमारा डेटर बन जाता है। तो जब हम क्रेडिट में सेल्स नहीं करते तो हमारे पास कैश आता, जब हम कैश नहीं देते तो कैश हमारे पास रहता, इसीलिए वो नहीं होगा। इंक्रीज इन स्टॉक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैश का क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। फिर इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नहीं होगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस करने से कैश चला जाता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें क्या होता है? तो कैश का यूज होता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जब भी इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? हम उनसे पैसा लेंगे। किसी से हम पैसे उधार लेते हैं, कैश क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, हमारे पास कैश आ जाता है। इसीलिए वो एप्लीकेशन नहीं हुआ बल्कि सोर्स हुआ। कैश का सोर्स माने कैश आ जाना और कैश का एप्लीकेशन माने कैश का यूज होना। तो इन तीनों में ए, बी और डी में कैश का यूज हो रहा है, लेकिन सी में क्या हो रहा है? यूज नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 59 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश। कैश का सोर्स कौन सा नहीं है? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। बाद में कि ए, सी और डी गलत है, क्योंकि ये कैश का सोर्स माने वहां से कैश आते नहीं है। इश्यू ऑफ डिवेंचर कर, इश्यू ऑफ डिवेंचर से कैश आता है, इसलिए सोर्स है। यहां बोल रहा है नॉट सोर्स ऑफ कैश। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। यहां नॉट सोर्स ऑफ कैश दिया है। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां धोखे में पढ़ के जान लेते हैं क्या सोर्स ऑफ कैश, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, जो कैश का सोर्स नहीं है। तो इशू ऑफ डिवेंचर जो है कैश का सोर्स है, क्योंकि डिवेंचर इशू करने से कैश आते हैं। फिर सी नंबर ऑप्शन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट्स को आप सेल करते हो तो उससे कैश आता है, तो ये भी सोर्स है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स बिजनेस के नॉर्मली कोर्स में जो हम काम करते हैं उससे पैसा आता है, तो वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, उससे भी कैश आता है। ये सब क्या है? कैश का सोर्स है। लेकिन नॉट बोल रहा है, कौन नहीं है? तो ये नहीं है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को आप परचेज करोगे, खरीदोगे तो कैश आपका चला जाएगा, चाहे उधारी में चाहे नकद में, तो कैश आपका चला जाएगा, तो कैश का यूज हुआ। तो कैश का यूज हुआ तो यहां पे क्या कर रहा है? कैश का नॉट यूज, नॉट सोर्स, हाँ नॉट सोर्स, कैश का सोर्स साधन नहीं, तो ये साधन नहीं है, ये तो यूज है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा। इसको बेशक आप टिक कर सकते हो। 59 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 कह रहा है निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? इंग्लिश में आप लोग देख लो। नॉन ऑपरेटिंग
कह रहा है कि कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब जो गैर संचालन व्यय है, मतलब जो बिजनेस के डेली ऑपरेशन में यूज नहीं होता है। तो कौन सा, तो रेंट। रेंट मतलब किराया। सेलिंग एक्सपेंसेस डेली हो सकता है, वेजेस आपको देना ही पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो जनरली टूटे फूटे कुछ पार्ट ऐसे सेल करते रहते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस पे करते रहते हैं, तो वो होता रहता है जनरली। तो रेंट ऐसा चीज है जो हम अपने प्रॉपर्टी को या अपने लैंड को किसी के बिजनेस में डाल देते हैं या अपने ही बिजनेस में डाल देते हैं, तो वो जो रेंट होता है वो बिजनेस का एक पार्ट नहीं हुआ, वो तो एक अलग एक्स्ट्रा हुआ जो नॉन ऑपरेटिंग हुआ। ठीक है, तो फॉलोइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो रेंट है। यहां कुछ अलग मायने में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी हो सकता है, वो इसीलिए कि मशीनरी को जनरली हम लोग बेचते नहीं हैं। ओके, और ये रेंट इस मायने में सही हो सकता है कि मान लो आप अगर रेंट अपने बिजनेस में ही अगर रेंट पे दिए हो कोई चीज और उससे आप रेंट पाते हो, तब तो वो नॉन ऑपरेटिंग होगा। लेकिन अगर अपना ही बिजनेस है और उसमें सभी जितने भी लोग हैं, फर्म है, वो अगर कहीं किसी का मकान, किसी का जमीन किराए पे लिए हैं, तब वो किसी और को रेंट देते हैं, तो इस महीने में ये ऑपरेटिंग होगा। तो मेरे ख्याल से यहां पे इस क्वेश्चन में ज्यादा चांस डी का ही है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। रेंट कम चांस है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल डी ऑप्शन बिल्कुल वो है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, किसी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, माने एनपीओ में, एनपीओ की क्वेश्चन है ये। लाइफ मेंबरशिप चूंकि लाइफ में एक ही बार मिलता है, जीवन में एक बार मात्र मिलता है, इसीलिए ये कैपिटल रिसिप्ट ही होगा। 100% कंफर्म हो जाओ आप, ये कैपिटल रिसिप्ट ही होगा और ए नंबर ऑप्शन से होगा। 61 का ए। 62 पे चलता है, कहता है फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनोरेरियम इज, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेज है, ये एक्सपेंसेज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में कह रहा है कि एंट्रांस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, एंट्रांस फीस के बारे में अगर कुछ नहीं कहा गया तो रिवेन्यू रिसीट होगा, क्योंकि एंट्रांस मैंने एडमिशन, तो एडमिशन तो हर साल होते रहते हैं नए नए मेंबर का, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी नंबर होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 63 बी, रिवेन्यू रिसिप्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये तो फॉर्मूला पूछ रहा है आपका, एनपीओ का है। अगर इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से तो श्योरली ये सरप्लस ही होगा, इसमें ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो 64 का आपका ए सही होगा। ओके, अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। आइए क्वेश्चन नंबर 65 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है यहां पे, कह रहा है कि व्हेन पार्टनर is entitled to interest on capital contributed by him, such interest will be payable out of profit। मतलब जब पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देने की बात कही गई हो तो उनको प्रॉफिट जब होगा फर्म में तभी इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, इसीलिए ये आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट होगा तभी जाकर के इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो ऑप्शन होगा नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 66 है। 66 क्या कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल, पार्टनरशिप डीड के अभाव में, मतलब साझेदारी संलेख न हो तो साझेदार को क्या क्या मिलेगा? बी पेड सैलरीज नहीं मिलेगा, नॉट बी पेड सैलरीज, हाँ एकदम सही है। बी पेड सैलरीज टू दोज हु वर्क, नहीं कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहां ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ आपका, मतलब सैलरीज नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनते हैं वो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एप्रोप्रिएट करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, सैलरी टू पार्टनर भी होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व भी होगा। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। चूंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? तो जब साझेदार की पूंजी अस्थायी होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग बनाते हैं।
तो यहां जो इसका आंसर होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। मतलब जब कैपिटल फिक्स होगा तो ऐसे कंडीशन में दोनों अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल करेंट दोनों ही अकाउंट बनाए जाएंगे ऐसे कंडीशन में। ओके, सी नंबर ऑप्शन से हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है आपके सामने कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर एनपीओ क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली एंड ओनली एनपीओ के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ओके, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अच्छा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहां पे क्या आ रहा है? इसका ऑप्शन सी होगा। दैट मीन्स 69 का आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स व्हिच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कौन से दिखाए जाते हैं? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, डिप्रिसिएशन नहीं, लाइफ मेंबरशिप फीस तो यस, एक्रूड सब्सक्रिप्शन नहीं। तो ये जो तीन है दैट मींस ए बी और डी, ये क्या है? नॉन कैश है, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दिखाए जाते हैं, इसीलिए लाइफ मेंबर फीस जो आया तो वही होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर जो होगा ये सी, लाइफ मेंबर फीस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है? कह रहा है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। जब कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लाते हैं तो डेबिट कहां करते हैं? कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट होगा या बैंक अकाउंट होगा? तो यहां कैश अकाउंट का ऑप्शन दिए है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा? कैश अकाउंट होगा। ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा? कैश अकाउंट इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? सेवेंटी टू कर रहा है कि इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड लिएबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट। मतलब जब भी कभी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, दैट मीन्स शामिल होते हैं, तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करते हैं? उस एसेट्स और जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उसको किस वैल्यू पे दिखाते हैं? तो ओरिजिनल वैल्यू प्राइस पे नहीं, करेंट कॉस्ट प्राइस नहीं, रिलेशन प्राइस नहीं, तो रिवैल्यूड प्राइस। ये रिवैल्यूड प्राइस पे दैट मीन्स पुनर्मूल्यांकित मूल्य पे फिर से वैल्यू निकाल के तब हम लोग उस पे शो करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस पे आप टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है आपके सामने। क्या कर रहा है? कह रहा है यहां पे कि इफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लाइफ्स ऑफ ऑल पार्टनर, मैं सभी पार्टनर को सम्मिलित करके इकट्ठे एक जगह अगर हम लोग पॉलिसी लेते हैं तो उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर है, ये बड़ा ही क्लियर है। तो यहां पे क्या ऑप्शन सही होगा? ए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है कि ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। सी डाइज न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी। ए और बी के बीच न्यू रेशियो क्या होगा? तो 3:2 होगा। कैसे होगा? देख लो, सॉल्व करके देख रहे हैं इसको कि कैसे ये 3:2 होगा। आपको पता है कि ए बी सी तीन पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी, तीनों का रेशियो दे दिया है 1/2, 1/3 एंड ये 1/6। तो ये तीनों के रेशियो है। चूंकि तीनों जो है फ्रैक्शन में है और तीनों के सेम नहीं है, तो इसको करना क्या है? तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने पर यहाँ पे 6 एलसीएम होगा और सबको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करने पर इसका रिजल्ट आता है 3, इसका रिजल्ट आएगा 2 और इसका रिजल्ट आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो ओल्ड रेशियो है OR, तीनों ही पार्टनर दैट मींस ABC का OR जो है 3:2:1 में है, इनका ओल्ड रेशियो। C डाइज कर जाते हैं, C चले जाते हैं। तो C के चले जाने के बाद जो भी होगा इनका सेटलमेंट होगा। लेकिन कह रहा है कि A और B जो है भविष्य में
किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो जब अन्यथा कुछ नहीं दिया हो, मतलब जब कुछ एक्स्ट्रा बातें अलग से नहीं कही गई हो, तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाता है ओल्ड पार्टनर का। दैट मीन्स यहां पे ये ओल्ड रेशियो होगा, दैट मीन्स ये ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा। दैट मीन्स 3:2 जो होगा यही एनआर होगा, किसके बीच में, तो ए और बी के बीच में। इसलिए यहां पे हमने लगाया है क्या चीज, 3:2। इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, 3:2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट में कौन सा ट्रांसफर करते हो आप, तो यहां बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस नहीं, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, तो अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेच करके जो पैसे आते हैं उसी को आप ट्रांसफर करते हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें आप बेशक टिक लगा सकते हो। 76 में कह रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन व्हिच साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट की किस साइड में आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस देते हो, तो आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा जब भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस होता है तो एंट्री होता है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या कैश और बैंक अकाउंट, और उसमें हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस दे देते हैं, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो डेबिट साइड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये होगा, ये नहीं होगा। 77 क्या कर रहा है, 77 में कह रहा है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी पेड फर्स्ट टू ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, ऐसे कंडीशन में सारे एसेट्स को हम सेल करते हैं, तो एसेट्स को सेल कर देने के बाद जो पैसे आते हैं उनमें से सबसे पहले हम आउटसाइडर्स क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, उसके बाद किसी को पेमेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो ऑप्शन आंसर होगा ये डी नंबर होगा बेशक। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि एक कंपनी में इश्यू, एक कंपनी क्या इश्यू कर सकते हैं, तो इक्विटी शेयर यस, प्रेफरेंस शेयर यस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोथ, तो बोथ होगा, दोनों करते हैं। नन ऑफ दिस नहीं होगा, बोथ ही होगा, मतलब दोनों ही शेयर इश्यू करते हैं। ये सी नंबर ऑप्शन यहां पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पे हम लोग चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड एबव द पर वैल्यू इज क्रेडिटेड टू व्हिच अकाउंट। मतलब किसी भी शेयर के जितने फेस वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू पर इशू करते हैं तो वो प्रीमियम होता है। तो उस प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ऑब्वियसली इसका आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 79। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज्ड मैक्सिमम एट कितने परसेंट, बहुत ईजी है 10%। कोई भी कंपनी कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट हमसे लेती है कितने, तो 10%, और कॉल्स इन एडवांस पे हमको इंटरेस्ट देती है कितने, तो 12%। तो यहां कॉल्स इन एरियर की बात चल रहा है, इसीलिए 10% इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा। इसको ध्यान में रखना होगा कि इसका जो आंसर होगा 10% ही होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 80, हाँ 80 हो गया। 81 में क्या कर रहा है कि अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज, कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, तो एडेड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ऐड हम लोग नहीं करते हैं, और डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल नहीं, कैपिटल में से डिडक्ट भी नहीं करते हैं। तो ये होता क्या है, शोन ऑन द एसेट साइड, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर डी नंबर ऑप्शन सही होगा, शोन ऑन द कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल और लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखाते हैं, इसको शो करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें बेशक आप डी क्वेश्चन इसका लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन को मैं बैकआउट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डॉट क्रिएट कर रहा है, और डॉट ही नहीं, ये सरासर गलत है। इस क्वेश्चन
के लिए मैं बीएसईबी को चैलेंज करना चाहता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन होना चाहिए वो एक भी ऑप्शन नहीं है और ना ही नन ऑफ दीज है। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं बायकॉट कर रहा हूं। किसी भी कोई भी स्टूडेंट या बीएसईबी का कोई भी स्टाफ या कोई भी अगर एक्सपर्ट हमसे डिबेट करना चाहे तो हम ओपनली तैयार हैं। इस क्वेश्चन को हम बायकॉट कर रहे हैं। 82 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन सारे गलत हैं। तो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको 82 में कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा तो मेरा सजेशन ये है, मेरा रिक्वेस्ट है बीएसईबी से कि उसको मार्किंग किया जाए, क्योंकि आपका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विथ, किसके साथ? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को आप बैलेंस शीट में किसके साथ दिखाओगे? तो गैर चालू दायी, दैट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज, नो, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट नॉन करंट हो ही नहीं सकता है। करंट लायबिलिटीज हो ही नहीं है, करंट लायबिलिटीज होगा ही नहीं, क्योंकि नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज अलग आइटम होते हैं और शेयर कैपिटल से रिलेटेड अलग आइटम शो किए जाते हैं। तो फिर क्या होंगे? जनरल रिजर्व? बिल्कुल नहीं, जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है और शेयर कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है ही नहीं। हाँ, शेयर कैपिटल मतलब शेयर को फॉरफीचर करने के बाद उसको फिर रीइश्यू करते हैं, रीइश्यू करने पर जो प्रॉफिट होता है तो वो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है, लेकिन वो कैपिटल रिजर्व भी नहीं डाला गया, यहां पे रिजर्व कैपिटल डाला गया। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों डिफरेंट चीज है। तो आप क्या यहां डाल दिए हो? जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है वो होगा ही नहीं, ये रिजर्व कैपिटल होगा ही नहीं, फिर ये करेक्ट तो क्या होगा? कुछ नहीं। यहां पे सारे ऑप्शन गलत हैं, इसलिए बायकॉट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर यहां पे अगर ये होता कि पेड अप कैपिटल, तो पेड अप कैपिटल यहां दिया जाता, जबकि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बुक में आपके इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिया है लेकिन ऑप्शन सही दिया है बुक में। यहां पे आपके सामने यहां जो बोर्ड, इस बोर्ड में बीएसईबी 2021 में जो 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए ये अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 82 सेट ए का क्वेश्चन 82 है, जो ऑप्शन गलत दिया है, इसीलिए यहां पे मैं इसको काट रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है कि ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? तो कंपनी के दीर्घकालीन ऋण। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 83 में ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दिया है आपके सामने, इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो आप। कह रहा है यहां पे यस, डिबेंचर्स रिप्रेजेंट्स द, डिबेंचर क्या शो करते हैं, क्या बताते हैं? तो लॉन्ग टर्म लोन ऑफ कंपनी, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि डिबेंचर कम से कम 3, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल लंबे टाइम के लिए लोन के रूप में लिए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म लोन ही होगा। तो इसका ऑब्वियसली 100% कंफर्म हो जाओ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 82 में चलते हैं, 83 में, 84 में चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इश्यूड। जीरो कूपन बॉन्ड को हम लोग एट जीरो इंटरेस्ट रेट पर इश्यू करते हैं, मतलब ये खास करके गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है, और ये जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस पे इंटरेस्ट का रेट जीरो होता है। दैट मीन्स जीरो मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका ऑप्शन जो होगा ए ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 85 में क्वेश्चन कर रहा है कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स इज, जब कंपनी को अपना ऋण कम करना होता है, लोन अगर आप उनको कम करना होता है तो अपने ही डिवेंचर को वो परचेज करती रहती है या कैंसिल करती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा वो कैपिटल प्रॉफिट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 में। 86 चलते हैं, क्या कह रहा है कि 86 में 86 कह रहा है कि फॉर होम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस माने उसका व्याख्या विश्लेषण किसके लिए बेनिफिट नहीं है, किसके लिए इंपोर्टेंस नहीं है? तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया, एम्बेसडर ऑफ इंडिया मीन्स भारत के राजदूत। तो भारत के राजदूत तो एक पॉलिटिकल पार्टी या डिफेंस के होते हैं, तो इनको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से क्या मतलब है? वो तो डायरेक्टर को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर को, गवर्नमेंट को मतलब है। तो ऑब्वियसली इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हो, ये सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का सी होगा, बेशक लगा सकते हो टिक। 87 क्या कर रहा है? 87 आपके सामने दिया हुआ है। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाँ, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 लाख टू रुपीज 4 लाख। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने हालांकि यहां पे शॉर्टकट में बता दिया है, अगर आप ना समझो तो यहां पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का कहना यह है कि फिक्स्ड एसेट्स किसी कंपनी का इंक्रीज हो गया 3 लाख से 4 लाख, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
यहां पे कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहा हूं 87। इंक्रीज जो हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुआ 4 लाख में से आप माइनस कर लेते हो, ये 4 लाख है, तो 4 लाख में से आप माइनस कर लेते हो 3 लाख, तो कितने आ जाते हैं 1 लाख। तो 3 लाख आप माइनस करते हो तो ये 1 लाख इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज मांग रहे हैं आपसे, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना, कितने पे इंक्रीज हुआ, तो 3 लाख पे, तो 3 लाख पे 1 लाख इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज के लिए 100 पे कितना इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 1 लाख को आप 3 लाख से डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाइड कर लो 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना इसीलिए, तो ऑब्वियसली यही होगा 1/3 इंटू 100, मतलब 1/3 इंटू 100 हुआ, क्योंकि ये सभी जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1/3 और ये 100 हुआ। तो अगर आप 100 में 3 से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली ये 33.3% ही आएंगे, 33 एंड 3% ही ये आएंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन आंसर जो होगा 33 एंड 3% ही होगा, इस बात को आप ध्यान देना, इसका ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पे। 88 में क्या कर रहा है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसीडर्ड एज, तो इनकम टैक्स जो पेमेंट करते हैं तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि इनकम टैक्स को तो मतलब नहीं है प्रोडक्शन से, इसीलिए क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मे बी इसका आंसर ऑपरेटिंग भी हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर ये जो आंसर होगा ये होगा इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 89, इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर एज्यूम्ड टू बी, तो ये भी 100 ही होगा। 100 को हम लोग बेस लेकर के तब सॉल्व करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा 100 होगा, तो 100 को आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है, कह रहा है इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%, देन अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी, तो सेल्स का अमाउंट जो होगा वो 1.5 लाख 1,50,000 के 50,000 ही होगा। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आ जाओ इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। यहां पे आपके सामने दे दिया है क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000, दैट मीन्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS आपके सामने दे दिया कितना, तो 1,20,000, ओके, इतना रुपया है, और 20% ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है, जीपी बराबर दिया है 20%, ओके, और यहां पे आपको सेल्स मांग रहा है, तो सेल्स तो पता है नहीं, तो एक बात है कि ये जो जीपी होता है वो सेल्स पे ही होता है 20%, तो सेल्स सपोज करते हैं लेट द सेल्स इक्वल टू, अगर x मान लेते हो तो क्या होगा, x का आप 20% निकाल लेते हो तो x का 20/100 हो जाएगा, यहां हो जाएगा x/5, तो अगर x/5 हुआ इसका मतलब यह हो यहां पे x/5 होगा 20% लेकर के। अब आ जाओ, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ये ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि 20% मांग रहा है, हमने सेल्स को एज्यूम किया कितना x, हमने सेल्स को x एज्यूम किया था, ये हमारा सेल्स जो है x है, ध्यान रखना है, ओके। x का 20% x/5 हुआ, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। आप करना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट को आप ऐड कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक मिनट, COGS प्लस जीपी माने ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे कंडीशन में कितना क्या निकलेगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, सेल्स में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या ऐड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पे 1,20,000 आपके सामने दिया हुआ है, तो 1,20,000 प्लस जीपी कितना है 20% अभी निकाले हम x/5 आपका था यहां पे, तो ऐड कर लो यहां पे x/5, x में आप 5 ऐड करते हो और x/5 अगर आप ऐड करते हो तो इसके बराबर होना चाहिए, तो कितना होगा
x में से x बाय 5 माइनस होगा तो इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां हो जाएगा 4x बाय 5। 4x बाय 5 जो हो जाएगा इसके इक्वल टू 1,20,000 यहां पे होना चाहिए। काटोगे तो यहां काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000। तो यही 1,50,000 जो है आपका यहां आंसर दिखाया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कर रहा है वर्किंग कैपिटल इज द, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बड़ा ही आसान है, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करते हो तो वो निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 कर रहा है कि पेटेंट एंड कॉपीराइट इज फॉल्स अंडर व्हाट कैटेगरी। तो पेटेंट और कॉपीराइट जो होता है वो इंटेंजिबल होता है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी आप इसमें लगाना, बेशक सी ऑप्शन ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है, 94 में आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम कौन सा नहीं है, तो कैश सेल्स, ऑब्वियसली तो नाम से क्लियर है, कैश सेल्स हुआ तो नॉन कैश नहीं होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आगे कर रहा है 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 95 में कह रहा है यहां पे कि while calculating cash flow from operating activities which will be deducted, कौन सा आप डिडक्ट करते हो, तो यहां ओनली एंड ओनली सी नंबर होगा। इंक्रीज इन डेटर्स को ही हम लोग घटाते हैं, बाद बाकी तीनों जो ऑप्शन आपके सामने है, ऐसे डिक्रीज इन पार्ट प्रिपेयर एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स और डिक्रीज इन डेटर्स, इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसीलिए घटाते किसको है, तो इंक्रीज इन डेटर्स को। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके साथ 96 में कह रहा है कि while calculating cash flow from operating activities which will be added, किसको हम लोग ऐड करते हैं, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को, बाद बाकी तीनों को घटाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कहता है इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश इज, डिबेंचर्स को हम लोग कैश में इशू करते हैं तो क्या होता है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होता है। क्योंकि हम लोग पैसे व्यवस्था करें, कंपनी पैसे मैनेज करने के लिए क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो ऑब्वियसली कैश रिसीट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करके जो हम लोग कैश पाते हैं वही होगा इसका ऑप्शन 98 का बी होगा। नेक्स्ट 99 में जो है वो क्या कर रहा है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या शामिल होता है, तो यहां दिया हुआ है आपके सामने, लिक्विड एसेट्स में हम लोग डेटर्स को इंक्लूड करते ही है, स्टॉक नहीं करते हैं, गुडविल नहीं करते हैं, मेडिसिन नहीं करते हैं, तो डेटर्स ही होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आगे सॉरी क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड्स क्या, तो कैश, डेटर्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये होगा सी नंबर ऑप्शन। और 100 जो है, जो लास्ट क्वेश्चन है, जो शतक पुराने वाला है, सेंचुरी है आपका, वो क्या है, कह रहा है कि आप यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स, तो मैं बता चुका हूं डेटर्स ही होगा, स्टॉक, मशीन, गुडविल होगा ही नहीं। तो ये आपके ऑप्शंस आंसर थे। आपने प्रैक्टिकल में या थ्योरी में क्या किया वो आप समझ सकते हो, और ऑब्जेक्टिव का यही है, तो आप कंफर्म हो जाए कि हमारा कितना ऑप्शन सही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट्स।